नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर डायमेंशन एनालिसिस की बात करते थे हम। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर जो थर्ड पोर्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड पार्ट। टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टॉपिक है इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में हमको बात करनी है और कैसे उसका रिलेशन है उसके बारे में भी डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली एग्जांपल में यहाँ पे रिप्रेजेंट कराऊं, आपको पता है कि फोर्स F इज इक्वल टू एम है। फोर्स F इज इक्वल टू एम है, तो मतलब फोर्स M पे भी डिपेंड कर रहा है और A पे भी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज एग्जांपल कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल which is depend on mass of particle, velocity of particle and radius of its path। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स रिप्रेजेंट करे वो जो लग रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ द पार्टिकल। यानी कि फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, मास ऑफ पार्टिकल m रेज़ टू a। दूसरी चीज है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सो F प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू b। and last one radius of its path, so we can lastly represent that F proportional to r raised to c power। फ्रेंड्स तो मैंने जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट से एक इक्वेशन बनाया। इक्वेशन में क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि फोर्स जो भी पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ पार्टिकल। तो हमने क्या किया, F प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a वो लिख दिया। दूसरी चीज क्या है कि फोर्स है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो F प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू b वो भी लिख दिया। थर्ड थिंग क्या है, तो थर्ड में लिखा है कि इट्स डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ इट्स पाथ, सो F प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू c। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी चीज है वो इकट्ठा एक साथ ही लिख देते हैं, तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह से बनेगा F प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, v रेज़ टू b एंड r रेज़ टू c। F प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, v रेज़ टू b और r रेज़ टू c। फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि जितने भी इक्वेशन है m, v और r के फॉर्म में, मतलब के मास के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में और रेडियस के फॉर्म में, तो वो जो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो हमको पता नहीं है, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है तो हमने लिख दिया कि m, F रेज़ टू F प्रोपोर्शनल टू m। बट कितनी पावर पे प्रोपोर्शनल है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया कि सपोज पावर को अज्यूम कर लिया है, देन आफ्टर F है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने F प्रोपोर्शनल टू v तो लिख दिया, लेकिन उसकी कितनी पावर है वो भी हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो पावर को सपोज कर लिया b। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ABC लिखो, अपनी मर्जी से सपोज मान लो कि आपको x लिखना है, y लिखना है, z लिखना है, कोई भी चीज लिख सकते हैं। बट टू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप वी मस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट द पावर ऑफ ईच टर्म। हर एक टर्म की पावर इंप्लीमेंट करनी जरूरी है। अगर पावर इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो रिलेशन कैसे मिलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे रिलेशन चाहिए, एम बी और आर का एक रिलेशन फोर्स के फॉर्म में चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया F प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, सेकेंड टाइम क्या गया F प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू b एंड थर्ड टाइम क्या गया F प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू c। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल रहा है F प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू a, v रेज़ टू b और r रेज़ टू c। आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी रिलीज करते तो कांस्टेंट आएगा, सो F इज इक्वल टू k m रेज़ टू a
वी रेस टू बी और आर एस टू सी। तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी रिलीज करते हैं वहां पे एक कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, तो के फॉर्म से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, के से। तो फ्रेंड्स यहां पे समझो, प्रैक्टिकली कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1। हमने क्या करी है कि एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू डिफाइन की, और जो वैल्यू मिल रही तो 1 मिल रही है। तो हमारा जो इक्वेशन है इस तरह से आएगा, एफ इज इक्वल टू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी और आर एस टू सी। ओके फ्रेंड्स, मुझे ए बी सी फाइंड करना है। हमारा जो फर्स्ट फंडा है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड ए, फाइंड बी एंड फाइंड सी। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक के फॉर्मूला, फोर्स है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, और फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं, m1 l1 t-2। आपको ऑलरेडी पता ही है, इसीलिए मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, बार बार वो फाइंड नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी आपको पता ही है। m1 l1 एंड t-2 इक्वेशन फर्स्ट। चलो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, mvr है तो पहले m लिखो, m फॉर मास। और फ्रेंड्स मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है m1 है, तो यहां पे लिख दो m1। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि l1 t-1, l1 t-1, लास्ट वन इज द r एंड r इज कॉल्ड द रेडियस, एंड रेडियस के लिए क्या होगा, l1। ओके, नाउ रिप्रेजेंटिंग द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू m रेस टू a पावर, यानी कि मास की a पावर है तो m1 रेस टू a पावर। दूसरी चीज क्या है, v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, l1 t-1, और उसकी कितनी पावर है, b, तो यहाँ पे b लिख दो। देन आफ्टर लास्ट में रेडियस है, रेडियस यानी कि लेंथ है, तो l1 और उसकी कितनी पावर है, c, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां तक बेसिकली फॉर्मूला आपको पता चल गए। नेक्स्ट चीज क्या है कि पावर को इंप्लाई करना है। ए m के साथ में a पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं m रेस टू a। क्लियर? देन आफ्टर क्या है, b का मल्टीप्लाई 1 के साथ, l की 1 पावर के साथ, और b का मल्टीप्लाई -1 के साथ भी होगा। तो फ्रेंड्स जो भी आंसर आएगा दैट इज l रेस टू b, और t के साथ होगा तो t रेस टू माइनस b, t रेस टू क्या होगा, माइनस b। एंड लास्टली जो है l, तो l की कितनी, 1 रेस टू c पावर, तो l रेस टू c पावर, यही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको पता ही है अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो सिर्फ l के लिए ही बेस सेम होगा। m तो 1 टाइम्स है तो m रेस टू a, l 2 टाइम्स है तो l की जो भी पावर है उसका एडिशन, तो b प्लस c, l रेस टू b प्लस c। एंड लास्टली टाइम है तो t रेस टू माइनस b, दैट इज द राइट हैंड साइड इक्वेशन। मतलब के यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। तो आपको पता ही है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंपलसरी दोनों ही सेम होने चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि ये तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कि राइट हैंड साइड का इक्वेशन और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन सेम ही है। तो मतलब कंपेयर करो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ पे, क्या है 1, m1 l1 t-2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है वो लिखो, तो इक्वेशन 2 यहाँ पे m रेस टू a, l रेस टू b प्लस c और t रेस टू माइनस b, ये दो चीज को आपको कंपेयर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आंसर क्या मिलेगा, तो सिंपल सी चीज याद रखो, फर्स्ट थिंग जिस भी टर्म के अंदर लेस पावर है उसको पहले कंपेयर करो। मतलब m की एक पावर है और यहाँ पे भी सिंगल है, तो आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग m को कंपेयर कर लो। तो m को कंपेयर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में m1 है और राइट हैंड साइड में m की a पावर है, बेस सेम है तो पावर का डायरेक्टली क्या कंपैरिजन हो सकता है, तो a इज इक्वल टू 1, तो आंसर मिल गया a इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर कंपेयरिंग l को कंपेयर कर लो,
चलो एल को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एल की 1 पावर है और राइट हैंड साइड में एल की बी प्लस सी पावर है। एल की कितनी पावर है? बी प्लस सी। तो बेस सेम है तो पावर का सिंपली कंपैरिजन पॉसिबल है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। लेकिन मेरे पास नहीं तो बी है नहीं तो सी है, इसको इक्वेशन नंबर कोई भी दे दो, 3 दे दो। ओके, देन आफ्टर कंपेयरिंग टी, कंपेयरिंग टी, चलो टी को कंपेयर करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में टी की -2 पावर है और राइट हैंड साइड में टी की -b पावर है। बेस सेम है, पावर का डायरेक्टली कंपैरिजन, तो -2 इज इक्वल टू -b, दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू क्या मिल रही है? 2। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिख देते हैं जो b आंसर मिला इक्वेशन 3 में लिख दो। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन 3, तो क्या होगा? 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी को सब्जेक्ट कर लो, तो सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट मीन्स -1। तो ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। तो फाइनलाइज इक्वेशन लिखना है, तो फाइनलाइज इक्वेशन क्या होगा? तो फोर्स एफ इज इक्वल टू, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या है? एम रेस टू ए, एम रेस टू ए, वी रेस टू बी और आर रेस टू सी। ए बी सी की वैल्यू लिख दो, तो एम वी आर तो पहले यहाँ पे लिख ही दो। चलो ए क्या है? 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। बी क्या है? 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। और सी क्या है? -1, तो -1 इस तरह से। तो फाइनलाइज जो भी इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से के मिलेगा, एफ इज इक्वल टू m1 v रेस टू 2, तो एफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर, किसी की 1 पावर 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। v की 2 पावर है और माइनस पावर है तो वो कहां पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर के अंदर, तो आंसर आएगा mv स्क्वायर बाय r, और उसका जो भी फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे हम कोई भी क्वांटिटी है, पर्टिकुलर कोई भी क्वांटिटी, उसका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से कि यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सम के अंदर टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से के रिलेशन मिलता है वो हम डिफाइन करेंगे। चलो क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो परफेक्टली। वीडियो को पॉज करके सेकंड टाइम भी वॉच करना है तो वॉच कर लो। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ टर्म्स इस तरीके से होगी, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, mass of pendulum and gravitational acceleration, gravitational acceleration. Find relation between above quantity. तो फ्रेंड्स पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि टाइम पीरियड जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज मास ऑफ द पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम का कितना मास है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। एंड थर्ड थिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको एक टी का इक्वेशन
एल के फॉर्म में, एम के फॉर्म में और जी के फॉर्म में फाइंड करना है। किन तीन चीज के फॉर्म में फाइंड करना है? एल, जी और एम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो, डायग्राम में रिप्रेजेंट कराओ। पेंडुलम कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टाई कर लिया। मतलब मान लो कि कोई बॉब है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बॉब, इसको क्या बोलेंगे? बीओबी, बॉब। अब थोड़ा सा हल्का सा पुश करते हो तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे आसपास में वो क्या करेगा? टू एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा। तो ये जो लेंथ है, एल लेंथ है, इसका मास एम है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एम जी जितना वेट फोर्स नीचे लगेगा। तो आपको तीन रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं। तो टी प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज टू ए पावर, मैंने आगे भी बताया था कि अगर कितनी पावर आपको पता नहीं है तो कंपलसरी क्या लिखो? टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए पावर। टी प्रोपोर्शनल टू, दूसरी चीज क्या है? लेंथ आ गई, मास है, तो एम रेज टू बी पावर। तीसरी चीज कौन सी? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो टी प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू सी पावर। समझ में आ रहा है? टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, टी प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू बी, टी प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू सी। एग्जैक्टली कितनी पावर है हमको फाइंड करना है, कितना रिलेशन है वो परफेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए पावर फाइंड करनी है। एक ही साथ लिख दो, तो टी प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। प्रोपोर्शनलिटी रेज करते हो तो कांस्टेंट आएगा, तो टी इज इक्वल टू के एल रेज टू ए, एम रेज टू बी और जी रेज टू सी। एंड हियर एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो k की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 पाई। वो लास्ट में प्लेस करना है, k की जो भी वैल्यू मिलती है वो लास्ट में प्लेस करना है। और जो भी कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशन लेस ही होगा। कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस, यहाँ पे लिख देते कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस। देन ओके फ्रेंड्स, तो आपको टाइम पीरियड t मिल गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड आगे भी बताया था। टी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा T1, तो आपको एक डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया T1। चलो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में L है, M है और G। तो लेंथ, L फॉर लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा L1। M फॉर मास, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1। लास्ट में G एक्सेलरेशन, G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? L1 t माइनस टू, L1 t माइनस टू। अभी राइट हैंड साइड लिखो। ओके, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? k, t इज इक्वल टू k एल रेज टू, पहले तो फॉर्मूला लिखो, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी और जी रेज टू सी। डायमेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टी का T1, के का डायमेंशन नहीं है तो लिखना भी जरूरी नहीं है। एल रेज टू ए यानी कि एल की 1 पावर, एल की 1 पावर और ऊपर कितनी पावर होगी? ए पावर होगी। मास एम, एम यानी कि एम की 1 पावर और ऊपर बी पावर। लास्टली जी, जी की कितनी पावर है? L1 और t माइनस टू और रेस टू सी पावर, रेस टू सी पावर। यहाँ पे आपको एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन करना है मतलब कि हर एक चीज को अंदर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और सी जो है एल के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो देखो, एल रेज टू ए पावर एक खत्म, एम रेज टू बी पावर दूसरा खत्म। थर्ड में क्या है? एल रेज टू सी पावर और टी रेज टू माइनस टू सी पावर। और फ्रेंड्स आगे सिर्फ टी है, तो आपको पता होगा कि अगर टी है तो एम 0 है और एल भी 0 है और सिर्फ T1 है, सिर्फ T1 के फॉर्म में लिखा है, तो उसका मतलब ये होगा कि मास का डायमेंशन 0 है और लेंथ का डायमेंशन भी 0 है। ओके, इसको एक्सपांशन करो तो सेम बेस वाला है L, तो उसका एडिशन होगा। पहले M लिख दो, तो M रेज टू B पावर, L की कितनी पावर है? यहाँ पे A है
और यहाँ पे सी पावर है। देखो यहाँ पे ए पावर और यहाँ पे सी पावर, तो क्या होगा एल रेस टू ए प्लस सी। टी अकेला ही है तो टी रेस टू माइनस टू सी, टी रेस टू क्या होगा माइनस टू सी। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है एम जीरो है, एल जीरो है और टी वन है। फ्रेंड्स अभी क्या करना है कंपैरिजन ही करना है, तो कंपेयर करो इसको इक्वेशन बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं एम से, कंपेयरिंग एम। तो फ्रेंड्स एम को कंपेयर करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में एम जीरो है और राइट हैंड साइड में एम की कितनी पावर है बी पावर है, तो बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन, तो बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके सेकंड कम पावर वाले ही कंपेयर करो, तो अभी टी कंपेयर करते हैं, तो लिखो कंपेयरिंग टी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में टी क्या है वन है, राइट हैंड में क्या है टी इज इक्वल टू माइनस टू सी, तो वन इज इक्वल टू माइनस टू सी, सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। इक्वेशन नंबर वन ऑलरेडी असाइन कर दिया, तो इसको टू लिखो और यहाँ पे थ्री लिख दो। ओके लास्ट में कंपेयर किसको करना है बचा वही, तो क्या बचा एल, तो कंपेयरिंग एल। ओके फ्रेंड्स एल को कंपेयर करो तो क्या होगा एल रेस टू जीरो और राइट हैंड में क्या है एल रेस टू ए प्लस सी, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी। ऑलरेडी आपके पास सी की वैल्यू है, तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस वन बाई टू, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू इस साइड आ गई, तो ए इज इक्वल टू वन बाई टू हो गया। ओके फ्रेंड्स तो आपके पास जो भी इक्वेशन है वहां पे प्लेस कर दो, तो लिखो टी इज इक्वल टू के इंटू एल रेस टू ए, तो के की वैल्यू टू पाई लिखो, टू पाई एल रेस टू ए एम रेस टू बी और जी रेस टू सी पावर लिखो। टू पाई कांस्टेंट, एल की कितनी वैल्यू है एल की ए पावर है, ए पावर यानी कि वन बाई टू है, तो एल रेस टू वन बाई टू लिखो। एम क्या है तो एम तो वही है लेकिन एम की पावर बी, बी जीरो है तो जीरो लिख दो, और जी लिखो, तो जी वैसे का वैसा लेकिन सी पावर माइनस वन बाई टू, यहाँ पे माइनस वन बाई टू लिख दो। क्लियर, तो आपका आंसर जो मिलेगा यहाँ पे टू पाई एल रेस टू वन बाई टू और जी की माइनस वन बाई टू, तो जी रेस टू वन बाई टू, वन बाई टू यानी कि रूट, दोनों को रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, तो आंसर मिलेगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। फ्रेंड्स यहां तक आपको कंप्लीटली जो थर्ड पोजीशन थी मतलब कि थर्ड डायमेंशन एनालिसिस था वो हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डायमेंशन एनालिसिस के आज कवर कर लिए। नेक्स्ट जो चीज है हमको क्या फाइंड करना है, एरर के बारे में पढ़ना है, एरर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एरर किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, ये सभी चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन बेसिकली आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका मैक्सिमम रिवीजन करना है। फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे कह रहे कि सर इस लॉकडाउन के टाइम के अंदर मतलब कि ये पर्टिकुलर टाइम जो है उसमें से कोई भी टाइम के अंदर पढ़ नहीं सकते, तो प्रॉब्लम क्या आती है आपको एग्जैक्टली पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मतलब अगर आप किसी भी चीज को मोरलाइज सोचते नहीं हो, मतलब अभी आपके पास ऐसा कोई गोल सेट नहीं है, मतलब आपको ऐसा फिक्स नहीं कि एक टाइम के बाद में हम क्या करेंगे, बस पढ़ना है सिर्फ पढ़ लिया। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपका गोल फिक्स है कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, आईआईटी जेई एडवांस के एग्जाम क्लियर करनी, जेई मेंस क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, तो आप एक फोकस कर लो कि मुझे मेडिकल में जाना ही है, मुझे आईआईटी में जाना ही है, और उसको फोकस करके आप ये चीज पढ़ते कॉन्स्टेंटली। आपका गोल क्लियर है तो पढ़ने में भी मजा आएगा और जो भी चीज है इजीली आपको समझ में आएगी। मोस्टली बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है ना थोड़े टफ लग रहे हैं। बच्चों सिंपल सी चीज है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है, और दूसरी चीज है वो मैक्सिमम टाइम हमको रिवाइज करना पड़ेगा। मान लो कि अभी ये मैंने टॉपिक पढ़ाया, तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है,
तो उसका मैक्सिमम रिवीजन करना है। इस तरह से कि आपने पढ़ लिया बाद में रख दिया नहीं होगा। कोई भी वर्कशीट निकालो, वर्कशीट का यूज करो और वर्कशीट जो भी है उसमें मिनिमम डेली 15 टू 20 क्वेश्चन आप सोल्व करो अपने आप। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अभी से, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 मैथ्स या बायो के क्वेश्चन आप डेली सोल्व कर दे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से आएगा। फ्रेंड्स, फिजिक्स में ही श्योरिटी देता हूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट, रट्टा भी मारना नहीं पड़ता है, कोई भी चीज कहाँ से आई, एक्सेप्शनल भी नहीं यहाँ पे केस होते हैं, सभी चीज आपको सिर्फ समझना है, रट्टा कुछ मारने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।